बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। दुनिया मुकाफात अमल है, जो बोगे वो काटोगे। जब नवाज शरीफ ये कहते थे कि पहले अपना घर ठीक करना होगा तो वो गद्दार कहलाए, आज वही बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है। कल नवाज शरीफ ये कहते थे कि इंडिया के साथ तजारती तल्लुकात बेहतर किए जाएं, कोर इश्यूज पर बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन तजारत ही हमारी बका है तो वो इस पर भी गद्दार कहलाए। आज हुकूमत को यह बात समझ आ चुकी है कि भारत के साथ तजारत करके पाकिस्तान में जो महंगाई इस वक्त अपने रूज पर है उसमें कमी लाई जा सकती है। नवाज शरीफ के दौर में जब महंगाई बढ़ी थी तो उन्होंने भारत से सब्जियां और फल दरामद करना शुरू कर दिए थे, जिससे महंगाई का जिन वापस बोतल में बंद हो गया था। तो अब ये फार्मूला ऑन ग्राउंड है, प्रैक्टिकल इस पर अमल हो चुका है। अब हुकूमत की इस पर अमल की ख्वाहिश भी है, लेकिन कर नहीं सकते। हुकूमत का हाल वही है जो पहले दिन था, यानी फैसला करते हुए सोचते नहीं और ना फैसला वापस लेते हुए सोचते हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कपास और चीनी भारत से मंगवाने का फैसला किया तो मच गया शोर सारी नगरी में कि खान साहब की हुकूमत भी नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर चल निकली है, या ये कह ले कि खान साहब नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पहले मंसूबों पर तख्तियां लगाकर उन्हें अपने नाम करते रहे, अब खुद एक धेले का मंसूबा शुरू नहीं किया, एक आध अंडरपास बुलाने के अलावा कोई काम नहीं किया, ना कोई बड़ी सड़क, ना अस्पताल, ना स्कूल, जबकि जुबानी कलामी बहुत कुछ बन रहा है। बाकी अवाम की बसीरत से वो सब दूर है, यानी कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, वो सिर्फ कागजों में है। तो हफीज शेख की जगह हमाद अजहर को लाकर आजादाना फैसलों से हुकूमत चलाने की कोशिश सिर्फ चंद घंटों बाद ही जमीन बोस हो गई है। यानी कन्ना थले दो लगाकर ही कहा गया कि जो कहते हैं वही करो, ज्यादा होशियार चलाक बनने की जरूरत नहीं। तो फैसला वापस हो गया। बजाहिर इसे हमादर के खाते में डाला जाएगा कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। इधर हमादर वजीर खजाना बढ़े और उन्होंने सजेस्ट किया और एक सबरी मंजूर की कि जनाब ये सब कुछ हो जाए। उनको भी ये समझ में आया कि महंगाई कम करने का एक यही फार्मूला है, यानी जो कुछ मुकामी मार्केट में महंगा हो जाए, महंगे दामों बिकने लगे, या फिर जहीरा दोस्त उसको जहीरा करके माल कमाए, तो उसका हाल यही है कि फिर बाहर से हुकूमत माल मंगाए और कम कीमत में बाहर से माल मिल जाए तो मुकामी माल की कीमत में कमी आ जाती है। मगर इसका दूसरा नुकसान क्या होता है, वो कहते हैं जी ये तो सारी आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए डॉलर खर्च करना पड़ेंगे। भारत के साथ तिजारत भी अगर होगी, अभी तो हो नहीं रही, लेकिन अगर होगी तो डॉलर में होगी, और अभी जो हो रही है वेजिटेबल के ऊपर या किसी और छोटे मोटे कामों के ऊपर, तो उसमें भी रुपयों में डील नहीं हो रही। तो हुकूमत जो क्रेडिट तिजारती खसारा कम करने का अब तक लेती आई है, पिछले 2-2.5 साल में जो हुकूमत सबसे ज्यादा खास अब क्रेडिट लेते हैं वो ये कि उन्होंने ट्रेड डेफिसिट कम कर दिया, यानी तिजारती खसारा कम हो गया है और अब हमारे पास डॉलर इजाफी आ गए। पहले डॉलर थे नहीं और खरीदे जाते थे तो महंगा होता था, तो अब वो कहते हैं जी हमने ट्रेड डेफिसिट खत्म कर दिया है, इसका क्रेडिट लेते हैं। तो अगर तिजारत शुरू हो जाएगी तो वो क्रेडिट भी फारग हो जाएगा। अब या तो तिजारती खसारे पर कंप्रोमाइज कर ले या फिर महंगाई पर कंप्रोमाइज कर ले, तो महंगाई पर ही कंप्रोमाइज कर लिया गया, क्योंकि ये नजला तो अवाम पर गिरना है, मरना तो अवाम ने है। हुकूमत को कुछ नहीं होना चाहिए, तो हुकूमत का क्रेडिट बरकरार रहे कि वो ट्रेड डेफिसिट उसने कम किया हुआ। अब हालत यह कि पहले लंबी लंबी छोड़ते थे, झूठे वादों और दावों पर गुजारा होता था, अवाम को ट्रक की बत्तियां दिखाई जाती थी। जब झूठ पकड़े गए, वादों और दावों पर शर्म दिलाई गई, तो अब चलाकियों और होशियारियों से काम लिया जा रहा है। अभी होशियारी चलाकी बड़े लेवल पर हो रही है। हुकूमत ने जो काम नहीं करना होता उसका बाकायदा ऐलान कराया जाता है या फिर उसके होने का कहीं से तासुर दिया जाता है, जबकि होता इसके बरक्स है। दाया दिखाकर बाया मारा जाता है। कभी ये इल्जाम MQM पर लगता था कि वो दिखाते बाया है और मारते दाया है, तो अब यही काम मौजूदा हुकूमत कर रही है। हाँ साहब, हुकूमत के हवाले से जिस तरह कभी चीन जैसी हुकूमत मांगते हैं, कभी मदीना जैसी रियासत की ख्वाहिश करते हैं, कभी इन्हें ईरानी इनकलाब का चस्का पड़ता है, कभी फ्रांस की बात करते हैं, कभी वो अमेरिका के सदारती निजाम की ख्वाहिश करते हैं। तो इस तरह खान साहब हुकूमत चलाने के लिए कभी नवाज शरीफ की पॉलिसियों को फॉलो करते हैं और कभी सियासी दावपेच के लिए वो पीपल पार्टी की तरफ देखते हैं, उनके फार्मूलों को अडॉप्ट करते हैं, और कभी सियासत के लिए MQM का फार्मूला अख्तियार करते हैं। इसलिए तो टाइगर फोर्स भी बनाने की कोशिश की गई जो कामयाब नहीं हो सकी।
मीडिया पर यह कहा जाता है, पिछले दिनों एक लेटर आया था बाकायदा जिस पर डिबेट हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के हवाले से कैंपेन चलाएं, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। अब ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आया था। अब ये लेटर देके जाहिर है बहुत से मीडिया ने जो हुकूमत का हामी या खैर ख्वाह है उस बेचारे ने तो कैंपेन चलाई कि जनाब दुनिया में पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, पाकिस्तान की मजबूरी है, महंगा करना पड़ेगा। खुद 1.5-2 रुपया लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया। तो झूठा कौन हुआ? मीडिया। डिस्क्रेडिट कौन हुआ? मीडिया। कपास और चीनी भारत से मंगाने का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से कराया जाता है, जिसको हेडेड बाय वज़ीर खजाना और खुद कॉमर्स मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब हेडेड बाय। तो वफाकी काबीना में यह फैसला मुस्तरद किया जाता है और वाह वाह बटोरी जाती, क्योंकि इस पर बहुत तनकीद पहले हुई और कहा गया देखिए ये तो आपने वही काम किया जो नवाज शरीफ करते थे, तो खुद ही फैसला किया, खुद ही वापस ले लिया। तो इन दो मिसालों से ये बात समझ में आती है कि हुकूमत कैसे चलाई जा रही है। चीनी चोरी के खिलाफ इंक्वायरी का तासुर देकर उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना और फिर 1 साल तक उन्हें चीनी में अरबों रुपए कमाने देना और फिर 2-2.5 अरब का केस बना देना। तो एक तरफ तो हुकूमत ये तासुर देती है कि वो करप्शन के खिलाफ डट कर खड़ी है और दूसरी तरफ वही हाल है कि उतू रौला पाई जाते विचों विच खाई जा। तो बज़ाहिर ये लगता है कि वज़ीर खजाना हमाद अजहर का पहला फैसला ही हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया और फैसले बड़े मेरिट पर हो रहे हैं। अब हफीज शेख साहब के दौर में जो फैसले होते थे वो उनके बारे में तासुर ये था कि उन पर कोई चूचरा नहीं कर सकता, वो IMF की तरफ से होता है, जबकि हमाद अजहर चूंकि अवामी नुमाइंदा है और PTI अवामी जमात है तो उसकी हुकूमत ने अपने वज़ीर खजाना का फैसला वापस कर दिया है। तो इस फैसले पर हुकूमत की पजीराई होनी चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए कि उसने चीनी और कपास अपने दुश्मन मुल्क और वो हिटलर नुमा मोदी, यानी मोदी को हिटलर सानी कहा करते थे खान साहब, उनसे लेने का फैसला मुस्तरद करके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। तो इसे कहते हैं चलाकियां। बिल्कुल वो मैं अब लाहौरी बुरा ना बनाए, मैं एक मिसाल देता हूँ, लाहौर में बड़ी मशहूर है कि पहले डराओ, डर गया तो ठीक वरना खुद डर जाओ। तो खान साहब को वो बंदा समझ नहीं सकता जो पक्का लाहौरिया ना हो। तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले काबीना के इजलास में मुस्तरद करके ये तासुर भी दिया गया कि खान साहब पर उन्हीं का दबाव है जो नवाज शरीफ को भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर उन्हें मोदी के यार जैसे अलकाबात से नवाजते थे या उन्हें भारत के साथ तजारत नहीं करने देते थे, रोकते थे। अब मेरी नजर में एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं, अपना वोटर भी खुश और हाथ बंधे होने की दबे दबे लफ्जों में शिकायत भी और अवाम को ये धोखा भी कि हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन कोई करने नहीं देता। अब हकीकत यह है कि महंगाई में कमी का वाहिद इलाज इस वक्त यही है कि मुकामी तौर पर अशिया के महंगे दाम वसूल करने वालों के लिए कॉम्पिटिटर खड़े करें, मुकाबले की फिजा बनाए। अगर मुकाबले की फिजा नहीं होगी तो फिर मोनोपोली रहेगी। मगर इस सब कामों के लिए हौसला, हिम्मत, करज और पॉलिटिकल विजन दरकार है और सबसे बड़ी बात नीयत दरकार है। जो पता नहीं कहाँ है, जो खुद दूसरों के सहारे खड़े हैं, यानी एक तरफ हुकूमत भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के इशारे दे रही है तो दूसरी तरफ वो उस तूफान से भी डर गई है जो भारत के साथ ताल्लुकात की सूरत में आ सकता है। तो खास साहब जब माजी में मोदी को हिटलर सानी का खिताब दे चुके हैं, अब उन्हें बरादर सानी करार देने की कोशिश करें तो इस मामले में भी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है या नहीं ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसका सारा बोझ किस पर आएगा? यह है लुबे लुबाब। सारा बोझ हुकूमत पर नहीं आएगा बल्कि ये सारा बोझ एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट पर आएगा जिन पर पहले के इल्जामात का बोझ डाल दिया गया है और वो ऐसे इल्जामात भी बर्दाश्त करें जो उनके खाते में नहीं है। तो असल इम्तिहान इस वक्त ना हुकूमत का हो रहा है ना किसी सियासी जमात का हो रहा है। असल में इम्तिहान मुझे यूँ लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है और सारे बयानिए तब्दील हो रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं। तो घर को ठीक करने से लेकर भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात का पैराडाइम शिफ्ट बहुत बड़ा इम्तिहान है। मरियम नवाज बोले तो हुकूमत को मसला, ना बोले तो हुकूमत को मसला। तो मरियम नवाज जो पिछले कई रोज से बीमार हैं और उस बीमारी की वजह से वो सियासी मामलात में हिस्सा नहीं ले रही, तो उनकी खामोशी के हवाले से कहा जा रहा है कि कोई डील हो गई है या कोई और मामला चल निकला है। तो मुशीर दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने आज मरियम नवाज की खामोशी के हवाले से कुछ अहम बातें की, पहले वो सुन लेते हैं।
डॉक्टर अदनान की वापसी उसको बहुत सारे मायने में लिया जा रहा है। एनआरओ की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, कोई एनआरओ देने को तैयार नहीं है। जो भी इनके मामलात हैं उनको यही तय करने पड़ेंगे। उनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी जुर्मानी है। खामोशी की जो वजह है, मरियम साहिबा ने इनएक्सपीरियंस होने की वजह से पीडीएम का सत्यानाश किया है। अनाड़ी के हाथ में जब गाड़ी आ जाती है तो फिर उसका तो सत्यानाश ही होता है। कि दुनिया के किसी मुल्क में होता है कि आपको एक तहकीकाती इदारा बुलाता है, तलब करता है और आप 600 लोगों का जत्था लेके वट्टे लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये इनकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से बाकी लोगों की होती है, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से होनी चाहिए। तो मरियम नवाज के हवाले से हुकूमत एक बार फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। सवाल ये कि क्या मरियम नवाज इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाली हैं और क्या हुकूमत इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देगी, क्योंकि इस वक्त अफवाह ज़ेर गर्दिश है कि वो बीमार हैं और उनके प्लेटलेट में काफ़ी ड्रॉप डाउन हुए हैं और वो बैरून मुल्क जा सकती हैं। तो सवाल ये कि मरियम नवाज बैरून मुल्क जाती है तो फिर अपोजिशन की तहरीक का क्या होगा। तो ये सारे सवाल इस वक्त सियासी तराजर में पूछे सुने और कहे जा रहे हैं। इसमें सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज ने कल एक ट्वीट के जरिए ये कहा था कि वो चंद दिन बीमार क्या हुई, कामती लर्ज से हुकूमत को ये उम्मीद हो गई कि वो बाहर जाएंगी इलाज कराने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो बाहर नहीं जाएंगी, यही बैठकर इलाज कराएंगी। मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने मरियम नवाज की बीमारी को लेकर एक बार फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू की है। अब मरियम नवाज को बुनियादी तौर पर जो इत्तलात है, उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और पाकिस्तान में आपको पता कोरोना बड़ा हाई है, लेकिन उन्हें कोरोना के सिम्टम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको सांस लेने में खासी तकलीफ है और उनके प्लेटलेट के हवाले से भी इत्तलात है कि उनमें भी काफ़ी कमी है और वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही हैं। तो नवाज शरीफ के मौलज, ज़ाती मौलज जो है डॉक्टर अदनान, वो हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचे ताकि उस बीमारी की नौयत का अंदाज़ा लगा सके। नवाज शरीफ जब नैब की तहवील में थे तो उस वक्त इसी किस्म की बीमारी का शिकार हुए थे, उनके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गए थे और उन्हें इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़ा। तो मरियम नवाज के मुकामी मौलजों से इलाज से उन्हें कोई फाका नहीं हो रहा, काफ़ी रोज उनका इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर अदनान जिन्होंने नवाज शरीफ के प्लेटलेट का इलाज किया था और वो एक अरसे से नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम है और वही नवाज शरीफ का इलाज कर रहे हैं, उन्हें नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर लाहौर भेजा कि वो मरियम नवाज के मर्ज की तशखीस करें और जब तक उनका इलाज नहीं होता या उन्हें अगर जरूरत पड़ती है और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं मिल जाती तो फिर वो उनके साथ ही रहें। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज अगर बाहर जाना चाहेंगी तो हुकूमत उन्हें नहीं रोकेगी और हुकूमत को इस बात की जो है इस बात का जो है पैगाम दे दिया गया है कि वो उन्हें बाहर जाने दे और अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे। तो मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से जितनी अफवाहें फैल रही हैं या जितनी बातें हो रही हैं, उसके हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह से भी सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया कि इस टोले का इलाज शुरू हो चुका है और इसके इलाज के लिए जो है वो हम सभी जो है वो जानते हैं कि इनका इलाज किस तरह से होगा, लेकिन मरियम नवाज साहबा की स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं इनके इलाज के लिए, तो इसलिए वो इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरी घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका जाना जो है वो मना है। लेकिन जब तक ये पीडीएम की पीएमएलएन की जदोजहद जारी है और जब तक इस मुसल्लत टोले से जो है इस मुल्क और कौम की निजात जो है वो रिक्वायर्ड है, उस वक्त तक वो इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन और पीडीएम के प्लेटफार्म से जो है जद्दोजहद में पूरी तरह से शामिल रहेंगी और अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगी। इसके ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पिंडी के शैतान साहब भी जो है इस बात को नोट फरमा लें कि उनका इलाज भी बीच में ही है, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो आपके इलाज के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो अब तक इतलात ये कि मरियम नवाज बैरून मुल्क नहीं जा रही, उनका पाकिस्तान में ही इलाज होना है, लेकिन चूँकि रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है और अगले एक आध महीने में पॉलिटिकल एक्टिविटी मांद पड़ जाएंगी तो मुमकिन है कि वो बैरून मुल्क जाए, लेकिन उसके लिए भी अदालत उन्हें इजाज़त देगी या हुकूमत इजाज़त देगी तो बैरून मुल्क जा सकेंगी। तो उनकी सेहतयाबी के लिए भारत पूरी कौम दुआ है। अपार्ट फ्राम एनी जो भी आपकी ज़ाती जो वो अपना पोलिटिकल डिफरेंस है उनको हट कर उनके सेहत के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। चीनी स्कैंडल और जहांगीर तरीन के बाद
एक और बड़ा अहम मसला ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और एक और बड़ा अहम मसला जहांगीर तरीन का नाम चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग में एक बार फिर सामने आ रहा है। उन पर नए मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, अरबों रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। तो चीनी कमीशन में नाम सामने आने पर जहांगीर तरीन जो बैरून मुल्क चले गए थे और तकरीबन 6 माह वो बैरून मुल्क मुकीम रहे, तो लगता ही हो कि खास साहब को एक बार फिर इमेज बिल्डिंग की जरूरत पड़ गई है और उनकी नज़र और किसी पर तो नहीं पड़ी, जहांगीर तरीन पर पड़ गई है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि 325 अरब रुपए का डाका मारने वालों के खिलाफ 3.25 अरब रुपए का केस गोगलू पर से मट्टी झाड़ने का के मुतरादिफ है, क्योंकि एफआईए ने जो केस दर्ज किया है वो 3.25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि ये केस जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 3-3.5 अरब रुपए का मामला है। तो कहा यह जा रहा है कि इस नए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो खास साहब एक तरीन से हाथ झाड़कर अब दूसरे तरीन के पीछे है। दूसरे तरीन है शौकत तरीन, जो बड़े मशहूर बैंकर और बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उनको मशीर खजाना लाने की कोशिश की जा रही है। अब शौकत तरीन खुशी के साथ हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। अब जिस टीम के साथ उन्हें लगाने की कोशिश की जा रही है वो उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि उनका मलबा भी शौकत तरीन को उठाना पड़ेगा। शौकत तरीन को उनके साथ काम करना पड़ेगा, हमाद अजहर और दीगर के साथ। तो खास वे चाहते हैं कि हमाद अजहर और जो उनकी चॉइस है उसको कामयाब बनाने के लिए शौकत तरीन को उनके साथ लगा दिया जाए। तो शौकत तरीन जो दुमछल्ला बनकर काम करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें कुछ कहेंगे कि जनाब आप करें तो उनको करना पड़ेगा। तो जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने की बजाय अब एहतसाब के जो मशीर दाखिला है वो एक नई कहानी के साथ मार्केट में आए हैं। मजीद 392 बेनामी अकाउंट की तफसीलात सामने आ गई। तो एफआईए के जराये के मुताबिक इन 392 अकाउंट्स में 622 अरब की ट्रांजैक्शन की गई हैं। सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि एफआईए ने बेनामी अकाउंट में 7 अरब रुपए मुंजमद करा दिए। एफआईए के जराये बताते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया रकीन का रिकॉर्ड मिल गया है और चीनी पर छोटे पैमाने पर सट्टा खेलने वाला भी रोजाना 5 से 10 लाख रुपए कमाता है। तो चीनी एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है। एफआईए के जराये कहते हैं कि 40 बड़े चीनी माफिया के अकाउंट्स में 106 अरब रुपए हैं, उनमें से 32 करोड़ मुंजमद करा दिए गए। एफआईए के जराये कहते हैं कि मुंजमद की गई रकम चीनी पर सट्टेबाजी से कमाई गई है। शुगर माफिया में 30 से जायद शुगर मिल के मुलव्वस होने के शवाहद मिले हैं। तो मावर खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि हम जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केस है वो कानून के मुताबिक चलाएंगे। लाहौर में उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उनका ये कहना था कि चीनी स्कैंडल पर तहकीकात तेजी से जारी हैं और ये पाकिस्तान में नए नहीं, बड़े मसूबे से उन्होंने कहा जनाब चीनी स्कैंडल या चीनी के ऊपर जो बाल कमाया जा रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर हमारी हुकूमत में हो रहा है तो ऐसा कौन सी नई बात है, ये पहले भी होता रहा है। कीमतों पर सिर्फ शुगर मिल नहीं, मार्केट फोर्सेस भी असरअंदाज होती है। तो मार्केट फोर्सेस नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस होती है। मामले खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि सट्टा माफिया चीनी की बोरियों पर नहीं व्हाट्सएप पर काम करते हैं, यानी ये भी वर्चुअल बिजनेस है। अब बहुत सारे उनको शवाहिद मिले हैं और उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट कराया है, जिससे उन्हें यह पता चला कि पंजाब में 8 से 10 बड़े चीनी के प्लेयर हैं जो कीमत तय करते हैं और उसके बाद ये पूरे मुल्क में एक कार्टेल है जिसके बाद चीनी की कीमत तय होती है और पूरे मुल्क में फिर उस हिसाब से चीनी बेची जाती है। फिर चीनी की कीमत के ऊपर नीचे जाने के ऊपर सट्टा होता है, लेकिन उसका इल्म उन लोगों को होता है जो इस खेल के अंदर शरीक है। तो शहजाद अकबर ने क्या कहा, जरा उनकी भी आज कहानी सुने, इससे पहले कि वो जहांगीर तरीन के खिलाफ पब्लिक मुतालबा करे कि उनको जनाब गिरफ्तार करें। वो हुकूमत के बड़े अहम रुकन रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका नाम है बहुत बड़े बड़े केसेस में, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो शहजाद अकबर की वजाहत सुन लें। हॉस्टेज इन 8-10 लोगों के, ये इतना बड़ा लेजर, ये सिर्फ एक
शुगर सट्टा प्लेयर है बड़ा, उसका है। इस तरह के लातादाद डॉक्यूमेंट्स इनसे बरामद हुए हैं। कैश के अंदर सारा काम करते हैं, उनकी तमाम डिटेल इसके अंदर मौजूद है। रमजान के महीने में चीनी की प्राइस में 20-25 से 30% इजाफा किया जा रहा था। 40 से जायद सट्टा माफिया के जो सरगुना के 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स वो सारे अनर्थ किए जा चुके हैं। 464 जाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस ट्रेस हुई हैं। 32 करोड़ के करीब की जो रकम है फ्रीज भी कर दी गई है। 392 खुफिया और बेनामी और थर्ड पार्टी के बैंक अकाउंट्स का भी पता चला है। 12 से ज्यादा FIA जो है वो रजिस्टर कर चुकी है। पंजाब प्राइस मुकर्रर करने जा रहा है, अगर सिंध नहीं करेगा तो वफाकी हुकूमत एक्सपल प्राइस मुकर्रर कर देगी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर कोई हुकूमत नहीं करेगी सूबाई तो उनको अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो शुगर माफिया के मफाद के लिए काम कर रहे हैं या अवाम के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। चीनी है, आटा है, गंदम है, वेजिटेबल घी है, कुकिंग एडिबल ऑयल है और चावल है। प्राइस स्पेकुलेशन, होर्डिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी उसको जुर्म करार दिया। और डस्का इलेक्शन के हवाले से खबर यह कि लापता 20 में से 10 प्रिजाइडिंग अफसर मशकूक जगह पर एक साथ पाए गए। ECP ने मोबाइल फोन लोकेशन ट्रेस करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दी, जिसमें बताया गया कि डस्का में इलेक्शन की रात 9:35 पर लोग मशकूक मुकाम पर चले गए। कौन सा प्रिजाइडिंग अफसर कितने बजे कहा था, ये सब सामने आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन मुनक्कद कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। तो इलेक्शन कमीशन ने 20 लापता प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने यह इंकशाफ किया है कि ज़िमनी इलेक्शन 75 NA में 10 प्रिजाइडिंग अफसर मशकूक जगह पर थे और एक ही जगह पर थे, और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस पहुंचने के लिए मुतबादिल लंबा रूट अख्तियार किया। ECP ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी उसकी जो जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड था मोबाइल लोकेशन का, उसमें से पता चला कि 20 में से 10 प्रिजाइडिंग अफसर एक ही मशकूक जगह पर थे। तो ECP ने लापता प्रिजाइडिंग अफसरान की मशकूक लोकेशन के नक्शा जात भी अदालत में सबमिट करा दिए। अदालत को बताया गया कि प्रिजाइडिंग अफसर ने रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के पास पहुंचने के लिए मुतबादिल लंबा रूट इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले की फैसले के लिए दस्तावेजात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए। आज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सुलेमान अकरम राजा के दलाइल भी मुकम्मल हो गए। तो इस दलाइल के दौरान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब भी अदालत में मौजूद थी। नौशीन इफ्तिखार के वकील सुलेमान अकरम राजा ने वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दिए। तो जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने इनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। सुलेमान अकरम राजा ने बताया कि वो पहले से बेहतर है। जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा कि उम्मीद है कि आप मुख्तसर दलाइल देंगे। दलाइल में सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी के बगैर फैसला देने की बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतल्लिका हुकाम से राब्ता किया। सुलेमान अकरम राजा ने पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी हल्के में किसी को भी थप्पड़ मार दिया जाए तो दोबारा पोलिंग के लिए यही बात काफी है। किसी एक पर तशद्दुद के वाक़े से पूरा इलेक्शन मुतासर होता है। तो जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने हदायत की कि आप मुतल्लिका निकायत पर दलाइल दें। गुज़श्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल न करना आपकी नाकाबिलियत थी। आपकी जानिब से दलाइल मुकम्मल न करने से तूफान बरपा हुआ है, तो आधा घंटा है दलाइल दे और दलाइल मुकम्मल कर लें। तो नून लीग के वकील सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हंगामा राई 40 या 76 पोलिंग स्टेशन पर थी और तासर यह था कि पूरे हल्के में हंगामा है। जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा कि वकील साहब आपने पिछले दलाइल में बताया था कि पुलिस समेत पोलिंग स्टाफ कई घंटे लापता रहा। पोलिंग स्टाफ में कोई एक आध मुलाजिम नहीं, 20 प्रिजाइडिंग अफसर लापता हुए। वही शाह केस में लाकानूनी की तारीफ बयान की गई। आपकी सहूलत के लिए कह रहे हैं आप इस नुक्ते पर आए ताकि हम इस नुक्ते पर दरख्वास्त गुजार से उसका जवाब मांगे। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि देही इलाकों में टर्नआउट 52% था, जबकि शहरी इलाकों में फायरिंग के बाद टर्नआउट 35% से कम रहा। जैसे मुनीब अख्तर ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में किसी मंसूबे की बात नहीं की। प्रिजाइडिंग अफसर का मोबाइल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। मौजूदा अपील में मौजूद मोबाइल रिकॉर्ड या डेटा का किस तरह जायजा लिया जा सकता है। जैसे उमर ताब बंदयाल ने सवाल किया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान क्या पुलिस स्क्वाड के साथ लापता हुए। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा जिसने अपनी तहकीकात की। इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म जारी किया वो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होगा। अदालत से इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को इन दो वजूहात की बुनियाद पर मौसर करार दिया जाए। जैसे मुनीब अख्तर ने पूछा कि आप बता सकते हैं पुलिस अफसर उमर वर्ग के जेर कंट्रोल इलाके में कितने प्रिजाइडिंग अफसर थे। तो सुलेमान अकरम राजा ने बताया कि
प्रिजाइडिंग अफसरान की तादाद 8 है जो उमर विर के इलाके में लापता हुए। तो कुल 109 पोलिंग स्टेशनों पर हालात खराब हुए। ये इतनी बड़ी तादाद है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का फैसला दिया। तो सिविल इंतजामिया ने ताउन नहीं किया। तो इस समात के बाद जो इस बात अगली समात तक दलाइल मुकम्मल हो गए। जस्टिस सजाद अली शाह ने हिदायत की कि वो अपने दलाइल को 20 प्रिजाइडिंग अफसरान तक महदूद रखें। तो सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद केस अगली समात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इजाज़त दें। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।